नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस कहानी के प्रकाशन की अगर बात करें तो इस कहानी का प्रकाशन माधुरी नामक पत्रिका में हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि प्रकाशन कब हुआ। सन 1930 में हुआ। कौन सी पत्रिका में हुआ? माधुरी पत्रिका में हुआ। अब अगर इस कहानी की मुख्य कथ्य की बात करें कि मुख्य कहानी या मुख्य घटनाक्रम किससे संबंधित है, तो वो किसान जीवन से संबंधित है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि किस तरह कठोर परिश्रम के बावजूद किसान हमेशा अभावों से घिरा रहता है और कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता। लगातार शोषण से उत्पीड़ित किसान की आस्था किसानी से डगमगा जाती है। इसी भाव को इस कहानी में प्रधानता दी गई है। इस कहानी के प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो सबसे प्रमुख पात्र कौन है? हल्कू, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। दूसरा उसकी पत्नी है मुन्नी, जो कि एक कह सकते हैं कि सशक्त पात्र है, क्रांतिकारी विचारों से युक्त है और विरोधी प्रवृत्ति की युवती है। तीसरा यहाँ पर पात्र है सहना। महाजनी जो सभ्यता है या महाजनी जो परंपरा है उसका प्रतीक कहा जा सकता है, या पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक कौन है? सहना है। पालतू कुत्ता यहाँ पर जबरा, जो किसका है? हल्कू का पालतू कुत्ता है। एक मानवेतर प्राणी की कल्पना जबरा के माध्यम से इस कहानी में की गई है, क्योंकि मानवीय और मानवेतर प्राणियों का आपस में जो संबंध है वो कितना गूढ़ और गहरा है, वो जबरा के पात्र से हम समझते हैं। तो आइए कहानी देखते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। हल्कू, जैसे कि मैंने कहा, मुख्य पात्र है और ये अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है। नाम इसका हल्कू है लेकिन देखने में पूरा हट्टा कट्टे शरीर वाला ये व्यक्ति है। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। यानी विरोध का भाव है मुन्नी में। वो विरोध करती है कि अभी हमें सहना को पैसे नहीं देने हैं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा है। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था। नाम क्या था? हल्कू, लेकिन डील यानी शरीर कैसा है? भारी भरकम। स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। यानी घर में सहना आया हुआ है, महाजन है, जो कि कर्ज लिए हुए पैसे वापस मांग रहा है। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, क्योंकि वो जानती है कि इतनी गरीबी है कि दूसरा कोई उपाय सर्दी से बचने का नहीं होगा, कंबल नहीं आएगा। जरा सुनो तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, खैरात यानी भीख में दे देगा। न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चूकने को नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने, बाकी यानी जो बकाया राशि है, कर्ज है, चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। कि ऐसी खेती करने का कोई मज़ा नहीं, कोई कोई इस खेती का कोई फायदा नहीं है। ऐसी खेती से तो बच के रहें। पेट भरने के लिए हमें मजदूरी करनी पड़ती है, कहने को केवल खेती कर रहे हैं। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊंगा? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, यानी ये सच्चाई थी कि अगर सहना को पैसे नहीं दिए गए तो वो वाकई में बहुत ही बुरा व्यवहार हल्कू के साथ करेगा। वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर
आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। आले पर से यानी दीवार के भीतर जो कच्ची दीवार में एक जगह छोटी बनी होती है जहां पर थोड़ा बहुत सामान रखा जा सकता है। हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती कि अब तुम खेती करना छोड़ दो। मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो। उस पर धौंस किसकी? महाजन की, कि उस पर हमें धौंस दिखाते हैं महाजन। एक तो पेट भरने के लिए मजूरी करो, अगर खेती है तो सब महाजन को दे दो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था कि वो कितना दीन है, गरीब है। उसका एक एक कदम उठाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि उसके मस्तक पर बहुत ज़्यादा भार आ गया है। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख यानी ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। गाढ़े की यानी मोटी चादर थी उसके पास, लेकिन वो सर्दी से नहीं बचा सकती थी। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कर रहा था। खाट यानी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा है। दो में से एक को नींद भी न आती थी, यानी कोई भी नहीं सो पा रहा था। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? यानी सर्दी लग रही है? किससे कह रहा है? जबरा से। कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? वो बताता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि घर में पुआल यानी सूखी हुई घास पर तुम लेटे रहो, यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। देखो दोनों की कितनी आत्मीयता का भाव है। जो हल्कू है वो अपने कुत्ते से बातें कर रहा है और उसे बता रहा है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जबकि जो जबरा है रखवाली के लिए अपने मालिक के साथ खेत में आया है। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमहाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहाँ यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। पछुआ गाली निकालता है। पछुआ यानी पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवा। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। किसके लिए कह रहे हैं? जो रईस लोग हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, कि उनके पास जाड़े की क्या मजाल, सर्दी की क्या मजाल, कि वो चला जाए। तकदीर की खूबी कि सब तकदीर का खेल है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है कि चिलम पीकर थोड़ी मुंह में गर्मी आ जाती है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। हल्कू कहता है, किसको? जबरा को। उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था।
जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ गया कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। यानी जो उसकी गंध आ रही थी उससे वो कोई घृणा का भाव नहीं रख रहा था। दोनों को आत्मिक शांति मिल रही थी। इस सर्दी में दोनों एक दूसरे के शरीर से गर्माहट का अनुभव कर रहे थे। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। अनोखी मैत्री यानी एक मानव की एक जानवर के प्रति जो मित्रता का भाव है, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने का जो भाव है, वो यहाँ पर दोनों के चेहरे पर झलक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुप कराया, चुमकार कर कहा बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति भी छलक उछल रहा था। देखिए, कर्तव्य क्या है यहाँ पर? जो कुत्ता है वो रखवाली के लिए है, और अपने मालिक के खेत की रखवाली कैसे करनी है, इस कर्तव्य को जबरा बहुत अच्छे से समझ रहा है, इसीलिए वो वापस नहीं आता। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है, यानी बर्फ बन गई है, खून नहीं बल्कि बर्फ बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाठे हो जाएंगे और फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। यानी पवन में भी दया का भाव नहीं है। इस प्रकार प्रतीत हो रहा था कि उसमें कोई दया का भाव नहीं है, वो पत्तियों को कुचल रहा है। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। अलाव यानी खूब सारी जलती हुई आग। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्षों की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए हों।
अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। कौन सा प्रकाश? जो अलाव से उत्पन्न हो रहा था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली। दोहर यानी दो दो चादरों को इकट्ठा करके, दो चद्दर को इकट्ठा करके जो सिला जाता है, दोहर। दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका था कि अब उसे लग रहा था कि उसने सर्दी पर विजय पा ली है। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से ये उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूदकर पार करें। देखो, विपरीत परिस्थितियों में भी दोनों एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे हैं। देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गया बच्चा तो मैं दवा न करूंगा, जबरा को कह रहा है हल्कू। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई, पर जो जो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंकर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, यानी बहुत मुश्किल लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा फिर भूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, यानी जबरा अभी भी अपना कर्तव्य निभा रहा था, जोर जोर से भौंक रहा था। नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था, यानी काम ना करने का जो भाव था वो उसके मन पर हावी हो गया था। सर्दी बहुत ज्यादा उसे अपने आगोश में दबाई जा रही थी, इसीलिए वो उस गर्म स्थान को नहीं छोड़ना चाहता था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आई है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ कि तुमने आकर यहाँ झोंपड़ी डाली? तुम रात भर यहाँ बैठे, लेकिन क्या फायदा हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया,
मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। हल्कू ने बहाना किया। दोनों फिर खेत में डांड पर आए। देखा सारा खेत रोंदा पड़ा था और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राणहीन न हो। सारी रात भर उसने अपना काम किया और अब उसमें कोई शक्ति नहीं बची थी। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। और यही भाव दिखाता है कि किस तरह किसानी करनी ज़्यादा मुश्किल है जब महाजन या जमींदार व्यवस्था हमारे किसानों को अपने शिकंजे में जकड़े रखती है, तो उनके लिए अपना जीवन चलाना कितना मुश्किल, कितना दुभर हो जाता है, वो उस कहानी में बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आई। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।